India Legal presents Courts Roundup. करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ को लेकर एक अहम आदेश दिया है। ईपीएफ खाते में अगर कर्मचारी का योगदान देर से पहुंच रहा है तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी व्यवस्था दी है जिससे कर्मचारी इस नुकसान से पूरी तरह से बच सकेगा। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा है कि योगदान की रकम देर से पहुंचने से होने वाले नुकसान की भरपाई एम्प्लॉयर को करनी होगी। बता दें कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। इतना ही नहीं, योगदान नियोक्ता भी करता है। कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कि कंपनी को करनी होगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है। इस फैसले का असर ईपीएफ को 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर पड़ने वाला है। इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत नियोक्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो अनिवार्य रूप से भविष्य निधि की कटौती करे और उसे ईपीएफ कार्यालय में कर्मचारी के खाते में जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील कर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि यदि नियोक्ता ईपीएफ में अंशदान में देरी करता है तो इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उसी की होगी। अंशदान जमा करने में देरी के लिए नियोक्ता को कानून की धारा 14B के तहत क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को राहत मिल चुकी है। फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसका मतलब आ लिया कि ये फिल्म अपने तय शेड्यूल पर ही रिलीज होगी। दरअसल रियल गंगूबाई के परिवार ने इस फिल्म पर सवाल उठाए थे। गंगूबाई काठियावाड़ी टाइटल पर आपत्ति जाहिर की गई थी, इसे बदलने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए निर्माता ने कहा कि आखिरी मौके पर फिल्म का टाइटल बदलना संभव नहीं है। केस दायर करने वाले के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का भी कोई सबूत नहीं मिलता। 2011 में छपी किताब पर इतने सालों तक तो कोई चुनौती नहीं दी गई। हमारी फिल्म में गंगूबाई का अपमान नहीं किया गया है। बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फिल्म की रिलीज रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता एक मजबूत केस नहीं रख सका है। खुद को गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा बताने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी। उसका कहना था कि फिल्म में गंगूबाई का अपमान किया गया है। इसके जवाब में फिल्म निर्माता ने दलील दी थी कि ना तो याचिकाकर्ता के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का कोई सबूत है, न ही वो साबित कर पा रहा है कि फिल्म से उसे क्या नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को रिलीज होने जा रही ये फिल्म मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में काफी प्रभावशाली रही महिला के जीवन पर आधारित है। बाबूजी शाह नाम के याचिकाकर्ता ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के प्रचार, प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की थी। उसका कहना था कि फिल्म और किताब में उसे गोद लेने वाली महिला को पहले एक वेश्या और बाद में वैश्यालय चलाने वाली माफिया सरगना बताया गया है। ये न सिर्फ मानहानि का मामला है बल्कि निजी जीवन में दखल अंदाजी भी है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले को सुनते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने फिल्म निर्माता को सुझाव दिया था कि वो फिल्म का नाम बदलने पर विचार करे। आज इस पर निर्माता को जवाब देना था। निर्माता संजय लीला भंसाली के लिए पेश वरिष्ठ वकील आर्यमन सुंदरम ने सुनवाई की शुरुआत में ही फिल्म का नाम बदलने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज होने में एक दिन ही बचा है। अंतिम मौके पर बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें वापस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। सुंदरम ने ये भी कहा कि जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है वो 2011 की है। 11 साल तक याचिकाकर्ता ने किताब को चुनौती नहीं दी।
2018 में फिल्म की घोषणा हुई, तब से इसका निर्माण चर्चा में रहा। कई महीनों से फिल्म का प्रचार हो रहा है। याचिकाकर्ता कुछ ही समय पहले अचानक सक्रिय हुआ है। शीर्ष न्यायालय ने निर्माताओं को फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दिया था। शाह ने आरोप लगाया कि किताब द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की सामग्री, जिस पर फिल्म आधारित है, मानहानि कारक है और निजता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन है। शाह ने दावा किया कि उनकी मां को फिल्म और किताब में एक वेश्या, वेश्याली की रखवाली और माफिया रानी के रूप में चित्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दरअसल बीजेपी नेता मौसमी राय द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले पर चुनाव आयोग को निर्णय लेने के लिए कहा है। 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल में 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और ये तय करने का निर्देश दिया कि क्या आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता है। 108 नगरपालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को होने वाली है। बीजेपी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और वोटों की हेराफेरी हुई और 108 नगरपालिकाओं के आगामी चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई है। दायर याचिका में शेष 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के संबंध में कई दिशा निर्देश मांगे गए थे। केंद्रीय बलों की तैनाती, प्रभावी सीसीटीवी निगरानी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पर्यवेक्षक की स्थापना, मतदान केंद्र पर हिंसा होने पर राज्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाना शामिल था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और शेष 108 नगर पालिकाओं के आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया। पीठ ने राज्य चुनाव आयुक्त को 108 नगर पालिकाओं में से प्रत्येक में जमीनी स्थिति का आकलन करने और लिखित में अपना निर्णय प्रदान करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि यदि राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं करने का फैसला लेता है तो राज्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कोई हिंसा न हो और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के भरण पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता जब उसने उससे अपने पहले विवाह की सत्यता को छिपा रखा था। निचली अदालत द्वारा पारित भरण पोषण के आदेश को रद्द करने की याचिकाकर्ता पति द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करते हुए जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है जो महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता जैसे समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए अधिनियत है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 3 और 39 के दायरे में है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। विवाह के बाद याचिकाकर्ता प्रतिवादी को अपनी बहन के घर ले गया था। 1 महीने के बाद वो एक किराए के घर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को कुछ फर्जी दस्तावेज दिखाए थे। उसने अपनी पहली पत्नी को पहले ही तलाक दे दिया है। परिवार ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की और याचिकाकर्ता फिर से अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए लौट आई। हालांकि कुछ दिनों के बाद फिर से याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की और उसने उसे ससुराल से निकाल दिया। इन घटनाओं से व्यवस्थित और जीविका के लिए कोई अन्य साधन नहीं होने के कारण प्रतिवादी ने भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। विद्यमान एसडीएम ने याचिकाकर्ता को धन का भुगतान करने का निर्देश देकर उसे भरण पोषण प्रदान किया। याचिकाकर्ता ने आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया, जिसने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया। इसलिए उन्होंने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया। न्यायालय ने माना कि निचले विद्यमान
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पत्नी है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अदालत का विचार था कि कम से कम सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने के उद्देश्य से प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पत्नी होने का दावा करने का हकदार है। इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स मामले पर सीजेआई रमन्ना ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे फैसले का सम्मान नहीं किया। सीजेआई ने कहा कि सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियुक्ति अभी भी चयन समिति के पास लंबित है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करके मद्रास बार एसोसिएशन मामले में उसके फैसले का सम्मान नहीं किया है और उन्होंने तुरंत अधिनियम में संशोधन किया। न्यायालय ने पहले भी ट्रिब्यूनल अधिनियम पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में बेंच ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने सूचित किया है कि भारत भर के ट्रिब्यूनल में लगभग सभी रिक्तियां भरी गई हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा भेजे गए एक ईमेल के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल और कैट समेत कुछ ट्रिब्यूनल को छोड़कर लगभग सभी रिक्तियां भरी गई हैं। सीजेआई ने कहा कि सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियुक्ति अभी भी चयन समिति के पास लंबित है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में रिक्तियों से संबंधित एक मामले का उल्लेख करने के बाद ये टिप्पणी की है। दातार ने प्रस्तुत किया है कि मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में 50 वर्ष की न्यूनतम आयु योग्यता को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के बाद 50 साल से कम आयु के अधिवक्ता पात्र नहीं है। भले ही अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा भेद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने निर्देश दिया था कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे फिर से 4 वर्ष कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक चयन समिति का सवाल है, एक बार सुप्रीम कोर्ट की जज कमेटी का फैसला हो जाने के बाद उन नियुक्तियों में सरकार के कहने का कोई सवाल ही नहीं है। बेंच ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए उसे 5 जजों की बेंच का गठन करना पड़ सकता है। हालांकि दातार ने कहा कि 3 न्यायाधीशों की पीठ भी मामले की सुनवाई कर सकती है। मद्रास बार एसोसिएशन और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में 50 साल की न्यूनतम आयु योग्यता को खत्म कर दिया था और निर्देश दिया था कि नियुक्तियों के लिए 10 साल के अभ्यास के अनुभव वाले अधिवक्ताओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उक्त निर्णय में निर्देश दिया गया था कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाए। पिछले साल न्यूनतम सत्र में संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने न्यूनतम आयु योग्यता 50 वर्ष और कार्यकाल का निर्धारण 4 वर्ष के रूप में फिर से शुरू किया है। याचिका में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की धारा 29 को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि ये वित्त अधिनियम 2017 धन विधेयक के रूप में पारित में संशोधन करती है, जिसे सामान्य कानून के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 2019 में अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर ने भी अपने 2 विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी, जो इस क्षेत्रीय दल से अलग होकर शामिल हो गए थे। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति मनीष पिताले और न्यायमूर्ति आर.एन. की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इससे पहले गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले साल 20 अप्रैल को चोडनकर और धवलीकर की ऐसी ही अर्जियां खारिज कर दी थी। गोवा की 40 सदस्य विधानसभा के लिए इस साल 14 फरवरी को चुनाव हुए हैं और मतगणना 10 मार्च को होनी है।
इधर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि वो साइबर अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करते हैं तो उन्हें अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की खंडपीठ ने अदालत के समक्ष दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए सबमिशन पर ध्यान देने के बाद कहा कि कुछ थानों में साइबर अपराध से संबंधित एफआईआर के पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन थानों के प्रभारी अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से दूरसंचार कंपनियों को पहले ही न्यायालय द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर साइबर अपराधियों और अन्य लोगों द्वारा सिम की बिक्री और खरीद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जा चुका है। दूरसंचार कंपनियों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देते हुए अदालत ने इन कंपनियों के अधिवक्ताओं को उन पुलिस स्टेशनों और उनके प्रभारी अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है जो एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय ने दूरसंचार विभाग से यह भी विवरण मांगा कि क्या दूरसंचार कंपनियों द्वारा सभी राज्यों में या केवल बिहार राज्य में दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दलील दी गई थी कि अब उन्होंने प्री एक्वेडिटेड सिम की बिक्री बंद कर दी है। कोर्ट ने रूपसपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा कि मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 मार्च को पोस्ट किया जाता है। तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न अपराधों के पीड़ितों की सहायता के लिए वकीलों का एक पैनल हो। जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ साथ दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ के निम्नलिखित 4 निर्देश जारी किए गए थे, इनका भी गुजरात राज्य में पालन नहीं किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण है जो आपराधिक न्याय प्रणाली से अच्छी तरह परिचित हो। पीड़िता के वकील की भूमिका न केवल पीड़ित को कार्यवाही की प्रकृति के बारे में समझाने, उसे मामले के लिए तैयार करने और पुलिस थाने और अदालत में उसकी सहायता करने की होगी, बल्कि उसे मार्गदर्शन प्रदान करने की भी होगी। अन्य एजेंसियों से भिन्न प्रकृति की सहायता लेना भी शामिल होगा। उदाहरण के लिए मानसिक परामर्श या चिकित्सा सहायता आदि। ये सुनिश्चित करके सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वही व्यक्ति जो थाने में शिकायतकर्ता के हितों की देखभाल करता है, मामले के अंत तक उसका प्रतिनिधित्व करे। बेंच एक नाबालिग लड़की के परिवार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस लड़की का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। उसे बचाए जाने के बाद वो 10 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। इसलिए अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ परामर्श करने के बाद भ्रूण को समाप्त करने का आदेश जारी किया। अदालत ने यह देखते हुए आदेश जारी किया कि वो बहुत छोटी है और पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार और पीड़िता की शिकार है, इसलिए अदालत ने उसके गर्भ को समाप्त करने का अनुरोध पर विचार करते हुए उचित समझा। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.